नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी 07 पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और जमकर तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, ये इंटरव्यू क्लास का 5वां इंटरव्यू क्लास जो है ये 5वीं है। और इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था साइंस का, वो भी देख लीजिएगा। उसमें फिजिक्स के क्वेश्चन थे और इस वीडियो में भी फिजिक्स के ही सारे क्वेश्चन होंगे। और ये दूसरा वीडियो है फिजिक्स का, और इसमें लगभग मैं सभी क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं, जिनकी पूछे जाने की संभावना है, सभी प्रश्न इसी में फिजिक्स के आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले जो भी लोग नए हों वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो डाला जाता है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। उस पर हम डेली PDF फ्री में और हैंड रिटन नोट्स, अलग अलग कोचिंगों के और वन लाइनर GK, इस तरह के क्वेश्चन अपडेट होते रहते हैं। और बहुत सी ऐसी नोटिस जो आती हैं जिनके हम वीडियो नहीं बनाते हैं, वो भी टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों का आज 15 सितंबर को जिनका इंटरव्यू था, उनसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं या जो भी जिनका भी आज 15 सितंबर को इंटरव्यू था या आगे जैसे जैसे जिनका इंटरव्यू होता जाएगा, वो अपने प्रश्न जो भी वहाँ पूछे जा रहे हैं या जो भी कुछ विशेष जो यहाँ ना बताया गया हो, जो भी वहाँ कुछ नया कुछ घटित हो रहा हो, वो हमें अपने कमेंट के माध्यम से अपने अन्य साथियों को भी मदद करने के लिए बता सकते हैं। जो भी प्रश्न वहाँ पूछे जा रहे हैं वो भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो चलिए अब हम आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी तक उम्मीद करता हूँ आपने बेल आइकन और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं अपकेंद्री व अभिकेंद्री बल। तो पहले हम बात कर लेते हैं अभिकेंद्री बल की। जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ में गति करती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अभिकेंद्री बल। इसके एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर या चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना। जब हम एक पत्थर के टुकड़े को डोरी के एक सिरे से बांधकर घुमाते हैं तो डोरी पर हमें तनाव लगाना पड़ता है। साइकिल सवार मोड़ पर अपने मोटरसाइकिल को केंद्र की तरफ झुका लेता है हल्की सी। मोड़ पर बाहर से सड़क कुछ ऊपर उठी हुई बनाई जाती है ताकि आवश्यक अपकेंद्री बल प्राप्त हो सके। तो ये 4-5 उदाहरण थे और मैंने इसकी डेफिनेशन भी आपको बता दी। अब बात कर लेते हैं अपकेंद्री बल की। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हो सके तो ईयरफोन लगा लीजिएगा। अपकेंद्री बल, इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कहते हैं। जब कोई पिंड किसी वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उस पर एक केंद्र के विपरीत ओर एक बल कार्य करता है, जिसे अपकेंद्री बल कहते हैं। अपकेंद्री बल, इसके एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, जैसे कपड़ा धोने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की क्रिया, सर्कस में मौत के कुएं में मोटरसाइकिल का संतुलन बनाने के लिए बाहर की बल लगाता है, वृत्तीय पथ पर गति करते हुए पिंड का दूर जाकर गिरना। ये सभी अपकेंद्री बल के उदाहरण हैं। फिर आप बलागुण सदिश है या अदिश, इसको भी याद रखिएगा। तो ये एक सदिश राशि है बलागुण। इसका मात्रक भी याद रखिएगा, न्यूटन × मीटर। जो भी ज़रूरी है वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। फिर बात कर लेते हैं पृष्ठ तनाव की। ये इंपॉर्टेंट है, पृष्ठ तनाव पूछा जा सकता है। बात कर लेते हैं पृष्ठ तनाव की। द्रव की छोटी बूंदें गोलाकार जो हो जाती हैं वो भी पृष्ठ तनाव के कारण ही होती हैं। द्रव की पृष्ठ सतह पर उत्पन्न खिंचाव या तनाव को हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। द्रव की पृष्ठ सतह पर उत्पन्न खिंचाव या तनाव को हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसका मात्रक याद रखिएगा, न्यूटन प्रति मीटर होता है। छोटी बूंदें जो गोलाकार हो जाती हैं वो पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं। ठीक है। अगर किसी द्रव का पृष्ठ ताप बढ़ाएंगे तो उसका पृष्ठ तनाव घटता है। ठीक, क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है।
अब इसके कुछ हम उदाहरण देख लेते हैं। पृष्ठ तनाव के उदाहरण ध्यान से सुनिएगा। जल के पृष्ठ पर कपूर के टुकड़ों का नाचना, गीले ब्रशों पर बालों का चिपकना, साधारण जल की अपेक्षा साबुन घोल में बड़े बड़े बुलबुले बनना, पारे की छोटी बूंद का गोल तथा बड़ी बूंद का चपटा होना, और उसके बाद है आपका ग्रीस लगी हुई आलपिन या पतली सुई का द्रव सतह पर तैरना। तो ये पृष्ठ तनाव के उदाहरण थे। अब पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, वो भी याद रख लीजिएगा। अगर द्रव के पृष्ठ तने पर धूल चिकनाई अगर बढ़ा हो जाएगी तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। ठीक, विलय अधिक घुलनशील होगा तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। जैसे जल में अगर हम नमक मिला देंगे तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव घटता है। द्रव के क्वथनांक या क्रांतिक ताप पर द्रव का पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है। तो ये था पृष्ठ तनाव। अब बात कर लेते हैं हम श्यानता की। श्यानता, इसको हम विस्कोसिटी भी कहते हैं। जब द्रव की प्रत्येक परत के नीचे वाली परत का आगे जब कोई द्रव की प्रत्येक परत नीचे वाली परत का आगे की ओर फिसलती है तब द्रव की विभिन्न परतों के बीच आंतरिक स्पर्श रेखीय बल कार्य करता है। इसको सीधे समझिए। परतों के बीच होने वाली अपैच्छिक गति का जो विरोध करता है, जब कोई द्रव फिसलता है आगे की ओर जाता है तो द्रव की जो परतें होती हैं उनके बीच अपैच्छिक गति का विरोध करती है। इस बल को हम श्यानता कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। केशकत्व भी याद रख लीजिएगा। केश नली में द्रव के ऊपर नीचे चढ़ने की घटना को हम केशकत्व कहते हैं। श्यानता का आदर्श द्रव की जो श्यानता होती है वो शून्य होती है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्किमिडीज का सिद्धांत, निश्चित रूप से ये क्वेश्चन 2016 में जब इंटरव्यू हुए थे उसमें बहुत पूछा गया था, तो इस बार भी उम्मीद रहेगी। इसको ध्यान से सुनिएगा। जब किसी द्रव में कोई वस्तु आंशिक रूप से या पूरी डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी आ जाती है। भार में ये कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। एक बार फिर से सुन लीजिएगा। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी तरीके से या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी आ जाती है। यह कमी उस वस्तु द्वारा द्रव के हटाए गए भार के बराबर होती है। फिर इसी में एक आता है उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल क्या होता है? वस्तु का भार पानी में कम तथा पानी की सतह के ऊपर अधिक होता है और यह उत्प्लावन बल के कारण होता है। फिर उत्प्लावन बल की परिभाषा क्या होती है? जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी तरीके से या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो द्रव भी उस वस्तु पर बल लगाता है। उस बल को ही हम उत्प्लावन बल कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है, किसी द्रव में हमने पूर्णतया या आंशिक रूप से डुबो दी, तो ये जो द्रव है ये भी उस पर बल लगाएगा। इसी बल को हम उत्प्लावन बल कहते हैं। अब बात कर लेते हैं उत्तोलक की। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आपसे पूछा जाएगा प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण बताइए। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक जो होते हैं वो कैंची, प्लास, शीशा झूला, साइकिल ब्रेक, हैंडपम्प, कील, उखाड़ने की मशीन आदि। ये होता है प्रथम उत्तोलक। इसमें यहाँ पर शक्ति होती है, यहाँ पर आलम्ब होता है और यहाँ पर भार रखा जाता है। ये प्रथम हो गया उत्तोलक। द्वितीय उत्तोलक की बात कर लेते हैं। उदाहरण समझिएगा। सरौता नींबू निचोड़ने की मशीन। इसको इस तरह से देखिएगा। यहाँ पर शक्ति होती है, शक्ति लगाई जाती है, यहाँ भार होता है और यहाँ पर आलम्ब होता है। तीसरा याद रखिएगा, ये है चिमटा और मनुष्य का हाथ। इसमें जो आलम्ब होता है वो यहाँ पे होता है, इसमें जो शक्ति होती है वो यहाँ होती है और जो भार होता है वो यहाँ रखा जाता है। इसको इस तरह से समझिएगा। मैं उदाहरण एक सरल भाषा में आपको बता देता हूँ। कैंची, प्लास, शीशा, झूला, साइकिल का ब्रेक, हैंडपम्प, कील। देखिए कैंची किस तरह से होती है आपको मालूम होगा, इस तरह से होती है और बीच में जॉइंट होता है। इसी को आलम्ब कहते हैं। यहाँ से हम फोर्स लगाते हैं और कोई चीज़ अगर काटते वगैरह है तो ये भार आपका यहाँ होता है। जहाँ आलम्ब बीच में हो जाएगा उसको हम प्रथम उत्तोलक कहेंगे। इस तरह दूसरे में देख लीजिए, सरौता नींबू निचोड़ने की मशीन। जो आपका सरौता होता है वो कुछ इस तरह से आपकी वो यहाँ से जुड़ा होता है, आलम्ब यहाँ पे होता है, ठीक है। यहाँ से हम शक्ति लगाते हैं और यहाँ पर भार होता है, तो इसको कहते हैं द्वितीय उत्तोलक।
तृतीय उत्तोलक की बात कर लेते हैं। तृतीय उत्तोलक देखिए किस तरह से होता है, जैसे है चिमटा, तो चिमटा आपका किस तरह से होता है, इस तरह से। तो यहाँ पे आलम हो जाता है और यहाँ पे हम शक्ति लगाते हैं और जो भार होता है वो यहाँ पे होता है। तो ये हो जाता है आपका तृतीय प्रकार का उत्तोलक। तो आप समझ गए होंगे उत्तोलक। अब हम देख लेते हैं न्यूटन। अच्छा, आवर्तकाल क्या होता है? एक दोलन पूरा करने में लिए गए समय को हम आवर्तकाल कहते हैं। एक दोलन पूरा करने में लिए गए समय को हम आवर्तकाल कहते हैं। ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मुझे याद आती जा रही हैं, वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। अच्छा, एक टॉर्सेली की प्रमेय भी होती है। छिद्र से यदि द्रव से भरे किसी पात्र की सतह के ऊपर एक छेद कर दिया जाए, तब छिद्र से निकलने वाला द्रव का वेग बहिस्राव वेग कहलाता है और यह वेग मुक्त सतह से गहराई h के वर्गमूल के अनुपाती होता है। इसका सूत्र जरूर याद रखिएगा टॉर्सेली की प्रमेय का, v बराबर √2gh। v बराबर √2gh। तरंग दैर्घ्य क्या होती है? दो क्रमागत उतारों या चढ़ावों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहलाती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं न्यूटन के नियम। ये नियम जो है ये गति के नियम है। ठीक, तो पहला नियम क्या है? यदि कोई वस्तु विरामावस्था अथवा गतिशील अवस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में बनी रहेगी जब तक इस पर कोई बाह्य कार्य ना करे। अब इसी नियम को हम जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील बनी रहेगी और यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही बनी रहेगी जब तक कोई उस पर बाह्य कार्य ना करे। समझ गए होंगे। बल सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन होता है। ठीक, इसके दो एग्जाम्पल देख लीजिए। घोड़े अथवा गाड़ी के अचानक रुकने पर शरीर का आगे की ओर झुक जाना। ठीक, अचानक चलने पर शरीर का पीछे की ओर झुकना। ये सब जड़त्व के नियम, गैलीलियो के नियम या न्यूटन का पहला नियम है। अब न्यूटन का दूसरा नियम देख लीजिएगा। यदि किसी द्रव्यमान वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। जिस वस्तु में जितना अधिक द्रव्यमान होगा उसमें त्वरण उत्पन्न करने के लिए उतना ही अधिक बल लगाना पड़ेगा। इसका फार्मूला याद रख लीजिएगा, F बराबर ma होता है। ये द्वितीय नियम है न्यूटन का। तृतीय नियम सबको मालूम होगा, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। जैसे बंदूक से गोली चलाने पर गोली आगे की ओर परंतु बंदूक चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है। रॉकेट को उड़ाने में बल विपरीत दिशा में कार्य करता है। तैराक पानी में गति करने के लिए पानी को पीछे की ओर ढकेलते हैं। संवेग सदिश राशि है। संवेग जो है आपका सदिश राशि है और इसका mv फार्मूला होता है। आवेग भी सदिश राशि है। अब बात कर लेते हैं g का मान, जो हर जगह पर अलग अलग होता है। g कहते किसे हैं? तो ये सब ध्यान से देखिएगा। g को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ये गुरुत्व बल के कारण उत्पन्न त्वरण को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जिसे g से प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं। गुरुत्व बल के कारण उत्पन्न त्वरण को गुरुत्व त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक भी याद रखिएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तथा इसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब देखिएगा ध्यान से, पृथ्वी की सतह के ऊपर या नीचे जाने पर इसका मान बढ़ेगा, कम होगा। पृथ्वी के ऊपर या नीचे जाने पर इसका मान कम होता है। जी का मान सर्वाधिक होता है ध्रुवों पर और सबसे कम होता है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर। ठीक, जी का मान चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में 1/6 गुना होता है। ये हो गया जी का मान। गुरुत्वाकर्षण का नियम भी याद रख लीजिएगा। यह न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम भी कहलाता है। यह किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये इसका फार्मूला होता है, F बराबर G(m1m2r²), जहाँ G होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसे गुरुत्वाकर्षण का नियम या न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम भी कहते हैं। दोबारा सुन लीजिएगा। किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
ठीक है। अब देख लेते हैं हम अनुदैर्घ्य व अनुप्रस्थ। बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा इससे, और बहुत ही सवाल इससे आपके बन जाते हैं। देखिए, अनुदैर्घ्य तरंगें वो होती हैं जो कंपन करने की दिशा में ही गमन करती हैं, जो कंपन करने की दिशा में ही गमन करती हैं, उनको हम अनुदैर्घ्य तरंगें कहते हैं। ये तीनों माध्यम में उत्पन्न हो सकती हैं, ठोस, द्रव, गैस, तीनों में। अब इसको उदाहरण देख लीजिए, ध्वनि तरंग व क्षण में उत्पन्न तरंग। अनुप्रस्थ तरंग, जो तरंग माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत जो गति करती हैं, उनको हम अनुप्रस्थ तरंगें कहते हैं। जैसे तनी हुई डोरी में उत्पन्न तरंग, जल में उत्पन्न तरंग। ठीक। जल यांत्रिक तरंगें दो होती हैं, तरंग दो प्रकार की होती हैं, यांत्रिक तरंग और विद्युत चुम्बकीय तरंग। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो होती हैं वो अनुप्रस्थ होती हैं। अब हम कुछ जो खोजकर्ता हैं वो देख लेते हैं। देखिए, गामा किरण की बैकुरेल थे, एक्स किरणों के रोंटगन, पराबैंगनी किरणों के रिटर थे, दृश्य किरणों के न्यूटन थे, आवर्त किरणों के हर्सेल थे, ये कुछ जो है मैं बता दे रहा हूँ। फिर लघु रेडियो तरंग के हेनरिक हर्ट्ज थे, फिर दीर्घ रेडियो तरंग के मार्कोनी थे। अब हम बात कर लेते हैं ध्वनि तरंगों की। ये मैंने लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा। देखिए, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ये वो होती हैं जिनको हम सुन सकते हैं, और 20 हर्ट्ज से जब नीचे जाएंगे तो उनको हम अवसर्प तरंगें बोलते हैं, उनको हम सुन नहीं सकते हैं। ठीक है। ये तरंगें कौन सी होती हैं? जैसे भूकंप तरंगें 20,000 हर्ट्ज से ऊपर जो होंगी वो हो जाती हैं परासर्प तरंगें, उनको भी हम नहीं सुन सकते हैं। जैसे उनको कुछ ही प्राणी सुन सकते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़। जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होगी उसको हम परासर्प तरंगें बोलते हैं, जो 20 हर्ट्ज से नीचे होगी उसको हम अवसर्प तरंगें बोलते हैं, जैसे भूकंप की तरंगें। शेर की जो दहाड़ होती है वो उच्च प्रबलता किंतु तारत्व निम्न होता है। जिसका तारत्व निम्न होगा उसकी जो आवाज़ होगी भारी होगी, और जिसका तारत्व अधिक होगा उसकी आवाज़ पतली होगी, जैसे लड़कियों की आवाज़ या मच्छर की भिनभिनाहट। दोस्तों, मैंने आज जो भी हो सकता था वो लगभग जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने सारे आपको बता दिए हैं। फिर भी आप अपने हिसाब से भी एक बार ज़रूर देख लें कि इस फिजिक्स में और भी कुछ चीज़ें हैं जो रह गई होंगी, तो आप अपने हिसाब से भी एक बार देख लीजिएगा। लेकिन मैंने कोशिश की है कि जितना कुछ हो सके आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा दिया जाए। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और अगर आप चाहेंगे और कमेंट करेंगे तो मैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री से भी कुछ इम्पोर्टेंट जो हैं वो सारे कुछ प्रश्न उनके वीडियो बना दूंगा, लेकिन आपको थोड़ा वीडियो को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, चलिए, ये था हमारा इसका वीडियो। बाकी आप खुद भी पढ़िएगा, खुद भी देखिएगा, और जो लोग भी आज इंटरव्यू देने गए हैं वो ज़रूर कमेंट करें कि आज क्या क्या पूछा गया था। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।